So in wave motion we are discussing, okay, we already discussed 3 lectures on wave motion. हम 3 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, वेव की बेसिक फंडामेंटल, बेसिक कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैंने कल भी डिस्कस किया था, सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ने वाले हैं, सुपर पोजिशन ऑफ वेव. ओके, तो जो वेव होता है वो किस तरीके से सुपर इम्पोज होते हैं और सुपर इम्पोजिशन के बाद क्या मिलता है वो समझना है. तो अगर y इक्वल टू है y1 प्लस y2, मैंने कहा था दो आपके पास वेव है मान लीजिए, और दो वेव आपस में क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है. तो सुपर इम्पोजिशन के बाद आपको एक नई वेव मिलेगी जो कि क्या है, दिस इज़ द सुपर इम्पोज्ड वेव, है ना. सुपर इम्पोजिशन के बाद यू गॉट अ न्यू वेव विच इज़ सुपर इम्पोज वेव. तो y1 इक्वल टू मैंने मान लिया a1 साइन ओमेगा टी है, फेज नहीं लेते हैं, जस्ट ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, सिंपल वेव ले रहा हूँ, SHM से ले रहा हूँ. y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है या माइनस फाई है, कुछ भी हो सकता है, फेज डिफरेंस फाई है दोनों के बीच में. यानी कि हमारे पास क्या है, दो वेव है, दो वेव ट्रैवलिंग अलोंग सेम डायरेक्शन, दो वेव है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. हैव जो फेज डिफरेंस है बेटा वो कितना है दोनों के बीच में, फाई है ना. हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव जब आप पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू वेव, दो वेव है, बोथ आर ट्रैवलिंग अलोंग अ पर्टिकुलर एक्सेस, किसी भी एक्सेस में जा सकती है, एक्स वाई जेड, वी नॉट इम्पोजिंग एनी कंडीशन ऑन दिस. और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है y1 और y2 के बीच में दिख रहा है, जो फेज डिफरेंस है आपका वो कितना है, फाई है. तो अगर वो नहीं ले रहे हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसको हम जस्ट कंसीडर नहीं कर रहे, हम ओमेगा टी ले रहे हैं खाली. ओके, वी जस्ट कंसीडरिंग कि हमारे पास SHM से दोनों एक जगह पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं. ओके, तो इन दोनों की फॉर इंटरफेरेंस, अगर मैं बात करूँ इंटरफेरेंस के लिए, है ना, फॉर इंटरफेरेंस द वेव शुड बी ओके, जिन वेव के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिन सुपर पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, शुड बी कोहेरेंट होनी चाहिए इन दोनों को. अब तुम कहोगे सर व्हाट इज़ द कोहेरेंट वेव, है ना, ये y1 और y2 कोहेरेंट होने चाहिए. कोहेरेंट की कंडीशन होती है कि सेम फ्रीक्वेंसी हो दोनों की, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी, और दूसरी दोनों के बीच में एक जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो. ये फेज डिफरेंस जो है ना वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए. अगर दो वेव हमारे पास ऐसी है कि जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है इट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, द फेज डिफरेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब जो उनका फेज डिफरेंस है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एक तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है इट ऑल्सो शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ओके, इट ऑल्सो शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इस तरीके की वेव को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट वेव कहते हैं, है ना. तो इन ऑप्टिक्स ऑल्सो यू डिस्कस दिस नेचर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑप्टिक्स में भी आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ोगे, इस नेचर को पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी सेम पढ़ोगे, मतलब वहाँ पे भी यही सिमिलर कंडीशंस आप डिस्कस कर रहे होगे कि सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर होगा वेव के बीच में तो वो कोहेरेंट नेचर कहलाएंगे. ठीक है, सो नोट ऑल दीज पॉइंट्स, है ना. वी आर डिस्कसिंग द इंटरफेरेंस हेयर. सुपरपोजिशन बहुत तरीके का होता था, मैंने बताया था आपको. सुपरपोजिशन में 3 फिनोमिना आप पढ़ोगे, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, या तीसरा जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे बीट्स. तो ऑल दीज आर द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना. दीज ऑल आर द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव. तो ये डिस्कस तो हम करेंगे ही, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है. तो सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज, ओके, ये सारी बातें होनी चाहिए यहाँ पे. अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में. नाउ यू गॉट टू वेव, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, है ना, y इक्वल टू y1 प्लस y2, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान लीजिए माइनस फाइव भी मिल सकता है, यू नॉट नीड टू बॉदर अबाउट दिस.
तो जब आप इसको लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी तो लिख ही रहे हो, प्लस ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसको साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो इन दोनों में से साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉन्स्टेंट ले लो, तो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, और यहाँ पे क्या लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, है ना। तो y इक्वल टू हमें दो चीज़ें मिल चुकी है भाई, y इक्वल टू यू गेट अ रिलेशन, ये अदर मिला, ये देखो ये ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव और ये मिला ए टू साइन फाइव। अब लेट कुछ कंसीडरेशन करो हेयर, जस्ट टेक सम कंसीडरेशन, कुछ पॉइंट कंसीडर करो कि लेट ये मान लो कि जो ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव है हमारा, इसको ए कॉस थीटा मान लो, जस्ट फॉर कंसीडरेशन। जो ए टू साइन फाइव है इसको ए साइन थीटा मान लो, ओके। ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव को ए कॉस थीटा मान लो, और ए टू साइन फाइव को ए साइन थीटा मान लो। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करो स्क्वायर करके, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करिए, ऐड करिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन 1 है ना, बहुत ध्यान समझिए, जस्ट बेसिक, ये जो इंटरफेरेंस होता है ना, इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो इंटरफेरेंस होता है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया। चाहे आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो सेम फिनोमेना यू नीड टू डू। इंटरफेरेंस मैं पूरा यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ऑप्टिक्स में आपको ईजी फील हो जाएगा ये, ठीक है। आप छोड़ भी सकते हैं वहाँ पे ऑप्टिक्स में, क्योंकि सेम ही फिनोमेना तो आप कवर करेंगे, कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं वहाँ पे। तो यार इतना आया, इसको खोल दो। ए क्या है, ए है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ऐसा कंसीडर करोगे ना, ऐसा कंसीडर करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 है ना। दिस टर्म इज ए कॉस थीटा, दिस इज ए साइन थीटा। तो स्क्वायर करके ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा मिल जाएगा हमें, ठीक है। ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ थीटा, दिस टर्म यू गेट हियर। अच्छा जी, ऐसा मिला। तो यानी कि जो फाइनल एम्पलीट्यूड होता है व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज, द फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ 5। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, है ना। ये क्या है, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज। जब दो वेव आपस में क्या कर रही है भाई, सुपर इम्पोज कर रही है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे, ओके। जस्ट कंसीडरेशन देखो किस तरीके से आप प्रोसेस कर रहे हो आगे को। ठीक है, सो दिस इज द ए, दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हेयर। now see again what we do, we take two coherent wave, a1 sin omega t and a2 sin omega t plus 5। दोनों को हमने क्या किया, दोनों कोहेरेंट वेव जब ली तो दोनों का सुपर इम्पोजिशन कराया, तो आपको सुपर इम्पोजिशन करने के बाद एक इस तरीके की जनरेशन मिली, वेव मिली। तो यहाँ पे फाइनली जो वेव मिली y इक्वल टू क्या मिला, a1 प्लस a2 कॉस 5 साइन ओमेगा टी, a2 साइन 5 साइन कॉस ओमेगा टी। इसको हमने
ए कॉस थीटा कंसीडर किया, इसको हमने ए साइन थीटा कंसीडर किया, स्क्वायर करके दोनों को, इन दोनों को स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो वे तो यहाँ से फाइनली आपके पास ये आ गया A1 कॉस थीटा, कॉस इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो यू गेट अ रिजल्ट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल गई। तो हमारे पास जो y बन गया, y इक्वल टू क्या बन गया, A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं A कॉमन ले लूँ यहाँ से, जो कि तुम्हें पता है साइन कॉस थीटा साइन ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो ये जो है ये एक सुपर इम्पोज वेव, जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज कर रही है तो ये जो फाइनल वेव मिली है आपको, ये क्या है, ये बेटा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर सुपर इम्पोज वेव। तो जो जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करती है ना, आपस में जब दो वेव सुपर इम्पोज करती है तो ये जो फॉर्मूला मिला है आपको, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर सुपर इम्पोज्ड वेव। ओके, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यू कैन से दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, ए बराबर अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब ध्यान से समझिए, ये भी एक वेव इक्वेशन है ना। ये भी तो क्या है, जैसे A साइन ओमेगा टी था, A1 साइन ओमेगा टी था, A2 साइन ओमेगा टी था, वैसे ही ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये भी तो क्या है, ये भी तो एक वेव इक्वेशन ही है ना। ये कुछ नया थोड़ा है, ये क्या है, सिंपली इट्स अ वेव इक्वेशन ऑलरेडी। तो जब इस वेव इक्वेशन को आप करोगे, सॉल्व करोगे है ना, जब आप इस वेव इक्वेशन को देख रहे हैं तो ये क्या है, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, इस एम्पलीट्यूड के कंसीडरेशन को देखो ध्यान से, देखो अगर कहीं पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए आपको, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब जुड़ना, इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम होनी चाहिए, अधिकतम वैल्यू होनी चाहिए। ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ए एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। जो भी वैल्यू है उसकी, यू नॉट बॉदर अबाउट दिस की वैल्यू क्या है, वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। बट ओके है क्या वैल्यू, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इट शुड बी मैक्सिमम। तो क्या होगा देखो, तो cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम +1, इससे ज़्यादा cos फाई होता नहीं है ना। cos की या साइन की अधिकतम वैल्यू +1 होती है और न्यूनतम -1 होती है। तो cos फाई +1 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई 1 हो गया। अभी अंदर देखो, क्या ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बढ़ रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। तो इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो जस्ट A1 प्लस A2 के बराबर होती है। यानी कि दो वेव जब आपस में सुपर इम्पोज कर रही है और जब वो ट्रैवल कर रही है मीडियम में, जहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1 होगी, उन जगहों पे उन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है ना, उन पॉइंटों पे आप देख रहे हो कि जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जा रहा है। उन पॉइंटों पे यू आर एबल टू सी कि सर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और आपको कुछ डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है ना। इट ऐड अप एंड गिव यू सम डिफरेंट वैल्यू, यानी कि सम हो जा रहा है। देखो ये, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगेन सी, इंटरफेरेंस आर टू टाइप, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है, दैट इज कॉल्ड योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ए की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2
और इन दोनों को स्क्वायर करके इनको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर किया रूट के साथ, तो a मैक्सिमम की वैल्यू a1 प्लस a2 आ गई। ओके, a1 प्लस कितनी आ चुकी है a2। तो इसका मतलब है कॉस फाई जब +1 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे सर। प्लीज रिमेंबर दिस अगेन, जहां जहां पे कॉस फाई की वैल्यू +1 होगी दे आर द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है माय डियर, याद रखना फाई, कॉस फाई की वैल्यू कब होती है, जब ये 2n पाई होता है, इवन पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, n इक्वल टू क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी रखो तो ये इवन आएगा। तो कॉस जब भी इवन पाई के फॉर्म में होता है, कॉस की वैल्यू पाई, ठीक है, कॉस 2 पाई, कॉस 0, कॉस 3 पाई, कॉस 4 पाई, ये सारे आप देख रहे हो कॉस के इवन टर्म है। तो जब भी कॉस इवन होता है ना, कॉस जब भी इवन होता है, इवन कॉस, तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है। कॉस व्हेनेवर कॉस इज इवन, व्हेनेवर कॉस इज इवन ऑफ पाई, इवन पाई के फॉर्म में होता है कॉस, तो वो आपको देता है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मतलब है फेज डिफरेंस, अगर दो वेव आपस में सुपर इम्पोज कर रही है एंड दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2n पाई, दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच 2n पाई, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, व्हेनेवर, क्या कहा मैंने, फिर से ध्यान दो, जब भी दो वेव आपस में इंटरफेयर करती है और दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 2n पाई, तो आपको मिलेगा बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो एक रिलेशन होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस बराबर, ओके, फेज डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू, ये देखो सॉरी पार्ट डिफरेंस उल्टा लिख दिया मैंने, फेज डिफरेंस इक्वल टू सी, फेज डिफरेंस जो होता है 2 पाई बाई लैम्डा टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस होता है। ये मतलब दो वेव है, ऐसे ऐसे सोचो, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट इधर इस पॉइंट पे जा रही है, यहाँ से भी ये लाइट इस पॉइंट पे जा रही है, दोनों पॉइंट से लाइट क्या कर रही है, पॉइंट ए से भी लाइट पी पे आ रही है, पॉइंट बी से भी लाइट पी पे आ रही है। तो ए से जो लाइट पी पे आ रही है और बी से जो लाइट पी पे आ रही है, दोनों को बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी है। देखो, ए से जो लाइट आ रही है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, बी से जो लाइट आ रही है बेटा उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक फेज डिफरेंस है, या इन दोनों के बीच में आप पाथ डिफरेंस मान सकते हो। तो पाथ डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मतलब किसी पॉइंट पे अगर दो अलग अलग सोर्सेज से लाइट आ रही है और उन दोनों के बीच में जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, लैम्डा। ओके, यहाँ पे देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, है ना, समझ रहे ना, ये 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, तो 2 पाई लैम्डा अपॉन एन, यानी कि लैम्डा एन लैम्डा सॉरी कुछ एन लैम्डा 2n पाई है ना, तो एन लैम्डा जहाँ जहाँ होगा, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, है ना, लैम्डा इज द वेवलेंथ, 4 लैम्डा। तो एट द पॉइंट, अगेन प्लीज रिमेंबर दिस, जिन पॉइंटों पे बेटा जी, है ना, या ध्यान रख लो, जिन पॉइंटों पे पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा 6 लैम्डा 7 लैम्डा 8 लैम्डा ऐसा होगा, उन पॉइंटों पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगेन रिमेंबर, जहाँ जहाँ पे दो वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n पाई होता है, या जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है ना। पाथ डिफरेंस जो होता है भैया
वो किसके बराबर होता है, n टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर होता है, या फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होता है, उन पॉइंटों पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। उन पॉइंटों पे आपको क्या मिलता है, यू गेट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट ऑल दीज पॉइंट्स। इन सारे पॉइंटों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो यू नॉट नीड टू बॉदर कि क्या करना है, समझ गए, हाँ या ना। दूसरी बात है ना, अब एम्पलीट्यूड की कहानी ऐसी आई थी कि एम्पलीट्यूड था a1 प्लस a2 प्लस, ये देखो एम्पलीट्यूड क्या था, a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई था। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, आइदर मैक्सिमम और आइदर मिनिमम। आपने देखा कि भैया इसकी दो वैल्यू हो सकती है, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो दूसरा मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो a की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, a1 माइनस a2 हो सकती है। यानी कि जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब है cos फाई माइनस कब होता है, जब इसकी वैल्यू ऑड होती है, 2n प्लस 1 पाई है ना बाई 2। ऐसा ही n की जगह 1 रखो तो 3 पाई बाई 2, 2 रखो तो 5 पाई बाई 2, इस तरीके 2n प्लस 1 पाई, सॉरी 2 नहीं 2n प्लस 1 पाई। तो ऑड जब होगा n अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4, यानी कि पाई 2 पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, जब जब cos फाई की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू है ना, जब जब दो वेव के बीच में, दो वेव है हमारे पास, समझ रहे हैं, वी हैव टू वेव, एंड जब कभी भी इन दो वेव के बीच में, जब कभी भी दो वेव के बीच में हमारा जो फेज डिफरेंस हो वो किसके बराबर हो, वो हो 2n पाई के बराबर, यानी कि ऑड पाई के बराबर हो, ठीक है, इवन पाई ना हो, क्या हो भाई, ऑड पाई हो। तो उन पॉइंटों पे आपको मिलता है कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। मिनिमम कितना हो सकता है सर, a1 माइनस a2 हो सकता है, इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं हो सकता है। ये सबसे मिनिमम वैल्यू है ना एम्पलीट्यूड की, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। इससे कम तो एम्पलीट्यूड होगा नहीं जीवन में, ओके, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड कितना आ गया, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू ऑफ योर एम्पलीट्यूड। तो दो तरीके के इंटरफेरेंस पढ़े आपने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, मैंने बताया। तो इसके लिए फेज डिफरेंस भी समझ में आ गया। तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n प्लस 1, ओके, लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2। इनमें से अगर दो वेव आपस में सुपर इम्पोज कर रही है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आइदर लैम्डा बाई 2 है, तो 3 लैम्डा बाई 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इनमें से अगर कोई वैल्यू है तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ओके। So these are the consideration. ठीक है भैया, तो कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज यू गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जो कि एग्जाम में पूछेगा। देखो ए मैक्सिमम की वैल्यू है a1 माइनस a2, नहीं a1 प्लस a2, ए मिनिमम की वैल्यू है a1 माइनस a2, ठीक हो गया। ए मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है, ए मिनिमम की वैल्यू पता है। सिंस एम्पलीट्यूड इज, इंटेंसिटी जो होती है, आई इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है।
है ना, वैसे प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, क्या काम करूँ देखना ध्यान से, ए मैक्सिमम की जगह रूट ऑफ आई मैक्सिमम लिख देता हूँ, इसकी जगह रूट ऑफ आई वन लिख देता हूँ, इसकी जगह रूट ऑफ आई टू लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटा दिया। मिनिमम एम्पलीट्यूड देखें तो आई मिनिमम रूट के अंदर तो अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू हो जाएगा। ये पुट हेयर वैल्यू, पुट द वैल्यू, तो आई मिनिमम जो हो जाएगा मेरे भाई वो अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू की पावर 2 हो जाएगा ये। सो यू गेट आई मिनिमम, यू गेट आई मैक्सिमम। आपको आई मिनिमम की वैल्यू मिली, आपको किसकी वैल्यू मिली, आई मैक्सिमम की वैल्यू मिली, और यही अपना आंसर है। ओके, यही हमारा क्या है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर। तो यू गॉट अगेन जस्ट, है ना, जस्ट राइट इट डाउन। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछेगा आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो कुछ नहीं करना है, आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर, रूट अलग, ये रूट अलग, अपॉन अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस रूट ऑफ आई टू का होल स्क्वायर, ये बात ही खत्म, कुछ है ही नहीं ना। अगर आप सोचोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है, होने को बहुत कुछ है, नहीं होने को कुछ नहीं है, तो वो डिपेंडेंसी है मेरे बच्चों। ओके, इट्स अ डिपेंडेंसी। क्या किया हमने देख लीजिए, ठीक है, किया क्या वो भी समझ में आना चाहिए ना। है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर योर एग्जाम, ठीक है, इट्स अ वेरी